बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम A to Z। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। बात करेंगे शहजाद चुगताई साहब से। सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हमारे साथ मौजूद हैं। आज 3-4 अहम डेवलपमेंट्स हैं। वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज़ की चौथी मरतबा JIT के सामने पेशी हुई है और उसके बाद उन्होंने आज मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि अगर कुछ साबित होना होता, अगर हमने कुछ गड़बड़ की होती, अगर कुछ गलत होता तो वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ही सामने आ चुका होता। हमें जितनी बार समन जारी होगा हम उतनी मरतबा पेश होंगे और हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पे हमें कोई निदामत हो। जिस वक्त वो JIT के सामने पेश हुए थे उस दौरान आसिफ करमानी जो वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी हैं, उन्होंने भी आज लंबी चौड़ी मीडिया गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जो लोग आज बड़ी बातें कर रहे हैं, कल वही लोग इन अदालतों को कैंगरू कोर्ट्स कहा करते थे और दुनिया को पता है कि नवाज शरीफ ही थे जिन्होंने आज़ाद अदलिया की बहाली के लिए लॉन्ग मार्च किया था और वो पंजाब से एक बहुत बड़ी तादाद में अवाम को लेकर निकले थे, जिसके बाद आज अदलिया आज़ाद है। आज उन्होंने काफ़ी बातें की हुकूमत के दिफा में और उन्होंने कहा कि हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक आम शहरी की तरह जो अदालतों में इंसाफ मिलता है हमारे साथ भी वैसा ही इंसाफ हो, और अगर हमारे साथ कोई चीज़ इम्तियाज़ी तौर पर बरती गई तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएँगे और फिर आवाम के पास भी जाएंगे। आज पैगाम काफ़ी वाज़ेह है। उनके साथ तारिक फजल चौधरी ने भी बातचीत की है। इसके अलावा आज डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की 5 मुकदमात में ज़मानत हुई है और उन्होंने आज के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात की और ये भी कहा कि बिजली के बहरान के ज़िम्मेदारों को इस्तीफ़ा देना चाहिए और मेयर को भी इख्तियारात मिलने चाहिए। इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान इंडिया का बहुत बड़ा टाकरा होने जा रहा है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में। पहला मैच पाकिस्तान का इंडिया से रखा गया है। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में पाकिस्तान ने पहले भी इंडिया को शिकस्त दी है और इस दफ़ा भी उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम इंडिया के मुकाबले पर एक अच्छा मैच खेलेगी। किस तरह की पोजीशन है, क्या तवक्कुआत हैं, और सोल्ड आउट हो चुका है पूरा स्टेडियम। ज़ाहिर है कि तमाशाइयों की और शायकीन की दिलचस्पी मैच में और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में बढ़ती जा रही है। सिर्फ एक बात का खदशा है कि बारिश ना हो। बारिश ने कल ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच भी मुतासर किया और एक पॉइंट दोनों टीमों को ज़ाया हुआ। तो अगर बारिश ने मज़ा किरकिरा ना किया तो काफ़ी अरसे बाद दोनों टीमों के दरमियान होने वाले इस मैच का मज़ा दुबाला हो जाएगा। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं शहजाद चुगताई साहब से। शहजाद साहब, हुसैन नवाज़ की चौथी पेशी है और हसन नवाज़ भी मौजूद हैं और शरीफ ख़ानदान का ये कहना है कि हम पर यह इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता कि हम किसी किस्म की रुकावट पैदा कर रहे हैं, किसी किस्म का रखना डाल रहे हैं। हमें जब जब समन हुआ है हम पेश हुए हैं और हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी एक दफ़ा जो है साफ़ हो जाए, दुनिया को पता चल जाए कि ये इल्ज़ामात बार बार क्यों लगते हैं। कुछ लोगों को अगर हमारी शक्लें पसंद नहीं हैं तो उन्हें बर्दाश्त करना चाहिए, हौसला करें। शक्लें बनाने वाला अल्लाह ताला है और हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारे अवाम ने मैंडेट दिया हुआ है तो हमें अपना काम करने दिया जाए। क्या हालात लग रहे हैं आपको? हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, दबाव बढ़ रहा है, या मामला जो है वो एकदम उसमें तेज़ी आई है और अब किसी तरफ आपको लग रहा है कि मामला जो है वो इदारों के तसादुम की तरफ भी जा सकता है? नहीं, देखें, इदारों के तसादुम की तरफ तो मामला नहीं जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि यही वो सुप्रीम कोर्ट है जिस पे मुस्लिम लीग नून कई माह तक मुसलसल डेली रोज़ाना मुस्लिम लीग के 4-5 वज़ीर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे पनामा केस के बाद, तो वो अदलिया पर एतमाद का इजहार करते थे और प्राइम मिनिस्टर ने एक दिन पहले जो नतीजा आना था और जो वर्डिक्ट आना था सुप्रीम कोर्ट का, उस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक दिन पहले बहुत ज़्यादा उन्होंने एतमाद का इजहार किया था। उन्होंने कहा था मुझे सुप्रीम कोर्ट पे और आला अदालतों पे फ़ख्र है और मुझे उन पे एतमाद है और जो भी फ़ैसला आएगा मैं उसको कबूल करूँगा। और फिर जो वो फ़ैसला आया तो वो फ़ैसला ना सिर्फ कबूल किया गया बल्कि उसकी बहुत ज़्यादा पज़ीराई की गई और मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान भर में इतनी मिठाइयाँ बाँटी कि उसकी मिसाल शायद उससे पहले कम से कम मुस्लिम लीग नून की तारीख़ में नहीं मिलती कि जब उनकी 93 में हुकूमत बहाल हुई थी या 2/3 अक्सरियत 97 में हासिल की थी और ये अब 97 में हासिल की थी। तो मेरे कहने का मकसद ये कि ये जो इस सुप्रीम कोर्ट पर सब, यानी कि मैं समझता हूँ कि, और मैं ये बात कहने में कोई आर भी नहीं समझता कि दूसरी जमातों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा एतमाद सुप्रीम कोर्ट पे मुस्लिम लीग नून का ही है। और आज भी यही बातें की हैं। आसिफ करवानी साहब ने 2 बातें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे की हैं कि एक तो हमें अदालतों पर एतमाद है, हमें अपने मोअज़्ज़ज़ जजों पर एतमाद है और वो जो भी फ़ैसला करेंगे हम समझते हैं कि वो इंसाफ पे मबनी होगा, लेकिन जो चीज़ें हैं वो शफाफ होनी चाहिए और हमारे साथ कोई इम्तियाज़ी सलूक ना किया जाए, हमें आम शहरी की तरह ट्रीट किया जाए। हम चाहते हैं कि एक दफ़ा ये मामला साफ़ हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, इसलिए हम खुद पेश हुए हैं। इसलिए वज़ीर-ए-आज़म ने अपने बेटों को कहा है कि आप पेश हों। हालांकि वो नॉन रेजिडेंट्स हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो ना आते तो भी ये मामला आगे बढ़ सकता था, लेकिन वो आए, वो पेश हुए। वो चाहते हैं कि इस मसले को हल करें और डे 1 से वज़ीर-ए-आज़म ये कहते आए हैं कि जी इंक्वायरी हो जाए,
कमीशन बैठे और इसकी सारी तहकीकात हो जाए, ताकि एक दफ़ा ये मामला ख़त्म हो। ये हमेशा हर दौर में हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, आज हुसैन ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि वही फ्लैट्स हैं, वही असासे हैं और वही इल्ज़ामात हैं, और हम आज नहीं कई दफ़ा ये इसकी वजाहत दे चुके हैं। जेल भी हम जा चुके हैं, और हमने जो है वो मुशर्रफ के दौर में भी कड़े एहतसाब से गुजरे हैं, उससे पहले बेनज़ीर के दौर में गुजरे हैं। तो हमारे खिलाफ कुछ होता तो साबित हो चुका होता, हमें बार बार उन्हीं इल्ज़ामात से गुजारा जाता है। देखिए, मुशर्रफ के दौर में तो मामला मुख्तलिफ था और नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म की गई थी, और जब ये फ्लैटों का मसला नहीं था। लेकिन जहाँ तक पनामा केस का ताल्लुक़ है, और जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यानी ना सिर्फ अपने आप को पेश किया है और अपने बेटों को पेश किया है, और मेरे ख़्याल से आज उन्होंने इसहाक़ डार को भी बुला लिया है। तो कहने का मकसद ये कि मुस्लिम लीग नून इसमें फंस गई है। इसमें फंस ऐसे गई है कि एक तो सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ख़ुद ये पेशकश की थी कि JIT बना ली जाए। अच्छा, अब ये 5 जजों में दो जजों ने तो आउटराइटली जो है प्राइम मिनिस्टर को एक्यूज़ करार दे दिया, और उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो सादिक़ अमीन नहीं रहे। बाकी 3 जजों का इख्तलाफ ये था कि 3 जज भी, यानी कि 5 जजों में कोई बुनियादी इख्तलाफ नहीं है, उनकी सोच और उनका वर्डिक्ट तकरीबन एक है। लेकिन एक फ़र्क यह है कि 3 जज ये चाहते थे कि इस मामले की इंक्वायरी कराई जाए, JIT बनाई जाए, और जिसकी तजवीज़ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पेश की थी। अब चूँकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ख़ुद ये तजवीज़ पेश की थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी JIT बना दी, तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब की उसमें पोजीशन ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई और मुस्लिम लीग नून उसमें फंस गई। अच्छा, अब वो जो मुस्लिम लीग नून जो ये क्रेडिट ले रही है कि जी हम तो बड़े अदलिया के चैम्पियन हैं, और क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के बड़े हामी हैं, और क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसलों को मानते हैं और एहतराम करते हैं, और तक़द्दुस की बात वो करते हैं। लेकिन ये है कि वो साथ ही जो है वो उनका लहजा कुछ धमकी आमेज़ भी है, और कुछ वो सुप्रीम कोर्ट को मलाइन भी कर रहे हैं, और वो ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं। तो उनकी मजबूरी ये थी कि चूँकि वो अपने आप को क्लियर कराना चाहते हैं, तो उन्होंने क्लियर कराने के लिए अपने आप को, यानी कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई चारा नहीं था कि वो अपने बेटों को JIT के सामने पेश नहीं करते। अगर वो JIT के सामने अपने बेटों को पेश नहीं करते तो फिर उससे जो है वो ये यानी मामला दूसरी तरफ चले जाते, और वन वे फैसला जो है वो एक तरफा, मतलब उसमें वज़ीर-ए-आज़म का केस कमज़ोर हो जाता है। उन्हें तो अपने आप का केस मजबूत करना था। ये बात तो गलत कर रहे हैं कि जी हम जो है वो तलाशी दे रहे हैं और हम कोऑपरेट कर रहे हैं, ये तो उनकी मजबूरी है। अब वो जो आप जो बात कर रहे हैं कि भाई ये गवर्नमेंट घबराहट का शिकार है, या गवर्नमेंट जो है वो क्या कहते हैं बौखलाहट का शिकार है, तो वो सूरत हाल ये है कि ये दिन जो आज आया है, तो ये दिन खुद क्या कहते हैं इसकी ज़िम्मेदार मुस्लिम लीग नून है, और मुस्लिम नून की जो क्या कहते हैं किचन कैबिनेट है, और मुस्लिम लीग नून के जो एडवाइज़र्स हैं वो हैं, उन्होंने ये वज़ीर-ए-आज़म को और मरीम नवाज़ साहिबा को और उनके साहबजादों को आज जो कटहरे में खड़ा किया है, तो वो उनके एडवाइज़र ने खड़ा किया है, और उन लोगों ने खड़ा किया है कि जो जब इस पे न्यूज़ लीक पे न्यूज़ लीक पे जब ट्वीट का इशू था, तो उन्होंने ये यानी कि वो एमिकेबली और बड़े तरीक़े से, और क्या कहते हैं सिविलियन और जो मिलिट्री जो वो है क़यादत है, वो मिलकर उस मामले को सॉर्ट आउट कर सकती थी, और मतलब उस ट्वीट को वापस लिए बगैर भी मामला तय हो सकते थे कि उस ट्वीट को सिविलियन अगर गवर्नमेंट पी जाती, और प्राइम मिनिस्टर तो पी गए थे उसको, और उनके साहबजादे भी पी गए थे, मरीम नवाज़ भी पी गई थी। लेकिन ये कि जो उनके एडवाइज़र थे उन्होंने मुस्लिम लीग की हुकूमत को, उन्होंने नवाज़ शरीफ को, वज़ीर-ए-आज़म को मरवाया, और ना सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म की पोजीशन ख़राब की, उन्होंने उनके साहबजादों को अदालतों में घसीट लिया, उन्होंने उनकी साहबजादी का भी इसमें नाम डलवाने की मतलब जो उन्होंने आप समझते हैं जो उसका रिएक्शन हो रहा है, उन्होंने मैं अर्ज़ कर रहा हूँ जो उन्होंने स्टांस लिया, तो उससे ये भी उनकी कोशिश थी कि भाई मरीम नवाज़ को भी घसीटा जाए अदालतों में, जो कि मैं समझता हूँ कि अदालत का और JIT का बहुत अच्छा फ़ैसला है कि वो उन्होंने ख़वातीन के मामला को अलग रखा है, और मरीम नवाज़ का कोई इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो इसलिए मरीम अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि जी गॉड फादर और सिसली माफिया के मेंबर और दहशतगर्दों जैसे रवैये में जिसमें धमकियाँ दी जा रही हैं, निहाल हाशमी के हवाले से ये सारी बातें सामने आई हैं, तो सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें जो हैं पुरानी वो दोबारा लगाई गई हैं, जो मुख्तलिफ़ जगह पे ट्वीट और रीट्वीट हो रही हैं और उसको लोग शेयर कर रहे हैं। वो हैं कि इफ्तिखार चौधरी को बालों से पकड़ा हुआ है,
और इफ्तिखार चौधरी जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, उनको जो है वो बालों से पकड़ के घसीटा जा रहा है। वो तस्वीरें आज लगाई गई हैं और ये उसमें बताया गया है कि जिस आमरीत का आप हवाला दे रहे हैं कि 3 नवंबर को आपने उसका सामना किया और उस दौर में भी आपके ऊपर जो है वो दबाव आया, दबाव नहीं महसूस किया, तो उस दौर में ये कुछ होता रहा जजों के साथ। और फिर ये जमहूरी हुकूमत थी या ये सिविलियन लीडरशिप थी जिन्होंने लॉन्ग मार्च किया, जिन्होंने वकला तहरीक के साथ खड़े होकर जो है कुर्बानियाँ दी, अदलिया आज़ादी और अदलिया बहाली तहरीक में जो है वो अपना खून पसीना दिया। तो उसके नतीजे में आज ये अदलिया जो है वो आज़ाद भी है और आज यहाँ पे डोगर कोर्ट्स नहीं है। और आज आसिफ करमानी ने कहा भी कि ये डोगर कोर्ट्स नहीं है, इसलिए हमें इन कोर्ट्स पे पूरा एतमाद है और हम समझते हैं कि ये इंसाफ करेंगी। तो ये तस्वीरें दोबारा क्यों लाई जाए? मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि इन्होंने ये कहा है कि जी ये अदालतों को कैंगरू कोर्ट्स कहा जाता था। देखें, कैंगरू कोर्ट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करती थी बेनज़ीर भुट्टो, और वो उन अदालतों को कैंगरू कोर्ट्स बोलती थी जो कि उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने जो स्पेशल कोर्ट्स बनाए थे, उन स्पेशल कोर्ट्स को जो आज भी आज भी बने हुए दहशतगर्दी के कोर्ट्स स्पेशल कोर्ट्स कहलाते हैं। तो स्पेशल कोर्ट्स में जो सियासतदानों का ट्रायल होता था, उनके ख़िलाफ़ मुकदमे की समाअत होती, तो उन अदालतों को कैंगरू कोर्ट्स कहा जाता था। सुप्रीम कोर्ट को आज तक किसी ने कैंगरू कोर्ट नहीं कहा और ना किसी की ज़रूरत हुई है और ना किसी ने कहा। अब मैं आपसे बात करूंगा कि वो जो आपने बात की कि ये जो तस्वीरें लगाई गई इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की और ये अदलिया की बहाली का क्रेडिट लेने की जो कोशिश की गई, तो ये क्रेडिट तो एक सिंपल क्रेडिट है जो कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कैनी को जाता है कि उन्होंने जो है ये यानी कि मैनेज जो है वो किया गया और सियासतदानों को इस्तेमाल किया गया और मियां नवाज़ शरीफ को इस्तेमाल किया गया, इनसे लॉन्ग मार्च करवाया गया और उसके पस मंज़र में अदलिया को बहाल किया गया। तो ये जो वकला की तहरीक थी, ये वकला की कोई तहरीक थी, ये जनरल कैनी की तहरीक थी। जनरल कैनी इसके पीछे बैठे हुए थे और जनरल कैनी इस तहरीक को चलवा रहे थे और मास्टरमाइंड वो थे। नहीं, बाद में मतलब जो बाद में जो मामलात को कंट्रोल किया और हालात को कंट्रोल किया, वकला को तो पहले कोई और यूज़ कर रहा था। वकला तो पहले किसी और के आलाकार बने हुए थे। वकला तो हमारे पड़ोसी, वो जो वकला की तहरीक थी वो तो पड़ोसी मुल्क चलवा रहा था, तो उसको फिर जो है हमारे जो यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं उन्होंने उस तहरीक में शामिल हुए, उस तहरीक को कंट्रोल किया, फिर कंट्रोल करके मामलात को अपने हाथ में लिया। वरना वो तहरीक तो उस तहरीक के लिए तो पैसा और चैनलों को जो उस ज़माने में पैसा मिल रहा था और लाइव कवरेज हो रही थी, वो सारा पेमेंट जो है वो हमारा पड़ोसी मुल्क कर रहा था और बाहर बैठे हुए लोग कर रहे थे। ये तो है, आपने तो नवाज शरीफ से अंदर की बातें आपने बताई है, लेकिन अब इस पे भी तहकीकात होनी चाहिए। आज डॉक्टर फारूक सत्तार MKM के जो रहनुमा हैं, उनकी 5 मुकदमात में ज़मानत हो गई है और उन्होंने वहाँ पे मीडिया टॉक करते हुए ये कहा है कि अब जो बिजली के बहरान के ज़िम्मेदार हैं वो लोग इस्तीफ़ा दें, मेयर को इख्तियारात दिए जाएँ। मुकदमात के हवाले से उनसे पूछा गया, अदालत में भी उनके साथ जो है वो मुकालमा हुआ, पूछा गया कि आप 2 महीने की गैर हाज़िरी के बाद पेश हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे वारंट हैं, जैसे ही मुझे पता चला मैं हाजिर हो गया हूँ। और ये यकीनन आज रोज़ा है, उनका भी रोज़ा होगा, रोज़े की हालत में ये गुफ्तगू हुई है, ये कितनी सच्चाई पर हकीकत में मबनी है, इसको सब लोग खुद फैसला कर सकते हैं। बहरहाल पाकिस्तान के ये मारूजी हालात हैं जिसके मुताबिक जो है वो इस तरह की गुफ्तगू सियासतदानों को करनी पड़ती है, ख़ुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए या अदालतों के रहमो करम पर ख़ुद को छोड़ना पड़ता है और ज़मानतें हासिल करनी पड़ती हैं। सियासत करने के लिए यहाँ पे सियासतदानों का अदालतों के साथ चोली दामन का साथ रहा है। क्या सूरत हाल लगती है आपको शहजाद साहब? ये डॉक्टर फारूक सत्तार को बिलाकर ज़मानत मिल गई और ये कहा जा रहा था कि पुलिस इनको पकड़ नहीं सकती और रेंजर्स को कहा गया था कि आप पकड़ के लाएं। इसी तरह के हालात इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी और दीगर शख्सियात के बारे में भी हैं कि अदालतों से वो मफरूर हैं। अदालतें कहती हैं इनको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए, पुलिस कहती है हमें तो मिल नहीं रहे। तो ये डॉक्टर फारूक सत्तार की जो मिसाल सामने आई है और भी इस तरह के केसेस हैं, तो क्या सिस्टम क्या हमारा बता रहा है? सिस्टम की कमज़ोरी है, हुक्मरानों की कमज़ोरी है, या इस वक्त सिस्टम की ज़रूरत है कि इस तरह के लोगों की गिरफ़्तारी नज़रअंदाज की जाए, इनको ज़मानतें मिलनी चाहिए? देखिए, हुक्मरानों की कमज़ोरी तो नहीं है, हुक्मरानों ने अपनी ताकत का इज़हार किया था। आरिफ फारूक सत्तार एक दफ़ा गिरफ़्तार हो गए थे, आपको याद होगा। फिर तो राव अनवार पहुँच गए थे ख्वाजा इज़हारुल हसन के यहाँ। नहीं, ख्वाजा इज़हार को तो राव अनवार ने गिरफ़्तार किया था ना। फिर बाद में आपको याद हो शादी हाल से
जब जा रहे थे तो इनको फारूक सत्तार को एक Yeah. बार गिरफ्तार किया गया था, फिर सुबह इनको छोड़ दिया गया था और वज़ीर ने इनसे कहा था कि भाई आप अपनी ज़मानत करा लें, और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई आपने जब आपको कोर्ट ने आपके वारंट जारी किए हुए तो आप अपनी ज़मानत क्यों नहीं कराते। तो ये सारी बातें हुई थी, लेकिन ये है कि ये कुछ मामलात पॉलिटिकल थे, कुछ अजीब-व-गरीब मामलात थे, वरना ये कि आम तौर पे सियासतदान जो भी मामलात होते हैं जब उनके वारंट जारी होते हैं तो वो ज़मानत करा लेते हैं, लेकिन इसके मामला ज़रा मुख्तलिफ थे, इस वजह से वो ग़ालिबन अपनी ज़मानत जिस पे तो बड़ा आर्गूमेंट देते रहे नहीं करा डॉक्टर फारूक सत्तार, उनसे बार बार पूछा जाता था कि आप ज़मानत क्यों नहीं कराते, तो वो कहते थे कि फिर 22 अगस्त में और 23 अगस्त में फ़र्क क्या रह जाएगा, अगर मैं भी जाके ज़मानतें करा लूँगा तो इसका मतलब है कि फिर आप 22 अगस्त के बाद जो 23 अगस्त को हमने पोजीशन ली है उसको आप तस्लीम नहीं कर रहे और हम पे भी आप उसी तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो उसी शक की नज़र से देख रहे हैं जो जिनको आप 22 अगस्त वालों को देखते हैं। ये उनका एक बयानिया था कि भाई इसमें फ़र्क करें आप। तो कहने का मकसद ये कि वो इस वजह से वो आपने खुद वजाहत कर दी, मैं ये वजाहत करना नहीं चाह रहा था, तो वो अब उन्होंने यानी कि ये ज़मानत करा ली है और अच्छी बात है कि उन्होंने ज़मानत करा ली है। और दूसरे जो सियासतदान हैं, इमरान खान पे भी मेरे ख्याल से केस है, और वो देखें वो केस और उनके इल्ज़ामात कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं ये फैसला तो अदालतों ने करना है, लेकिन उन अदालतों में जब मुकदमा चलेगा, जब अदालतें बुला रही हैं गिरफ्तारी के लिए, उन्हें उस वक्त अहकाम जारी करने पड़ते हैं जब कोई मुलजिम पेश नहीं होता। अगर इमरान खान और ताहिरुल कादरी और दीगर जो भी मफरूर मुलजमान उस मुकदमे में हैं अगर वो पेश हो जाते तो ज़ाहिर है कि अदालतें उनका मौका सुन के उन फैसलों मुकदमात का किसी एक तरफ फैसला करती हैं। अब जब पेश ही नहीं हुए तो फिर अदालत के लिए मजबूरी होती है कानून के तहत कि जी जो पेश नहीं हो रहा है इसके वारंट जारी करो, इसको पकड़ के लाओ, वो फिर अहकाम जारी। लेकिन देखें आप देखें ना, इसमें अदालतों का भी एक दोहरा मेयार यूँ सामने आता है कि आपको याद होगा कि शहर के अंदर 27 दिसंबर 2007 को जब बेनज़ीर साहिबा का मर्डर हुआ था तो इस शहर में क्या क़यामत टूटी थी कि इस शहर में क्या इस सूबे में कोई सरकारी दफ्तर, यानी कि कराची में तो नहीं, कराची में तो यानी कि कोई 10-15 हज़ार गाड़ियाँ जलाई गई और पब्लिक जो लोगों बैंक्स जलाए गए, ATM लोग उखाड़ के ले गए और क्या कहते हैं ख़वातीन के साथ बदसलूकी की पूरी फैक्ट्रियों से मशीनरियाँ उठा के ले गए, फैक्ट्रियों से मशीनरियाँ उठा के ले गए और इतनी लूट मार हुई और इतना यानी कि इतनी गड़बड़ हुई। तो हम ये देखते हैं कि वो जो यानी कि वाक़यात हुए तो ज़ाहिर है कि उसके भी केसेस रजिस्टर हुए, लेकिन ये कि उस पर अदालतें कोई नोटिस नहीं लेती हैं, अदालतें खामोश रहती हैं। 12 मई पे अदालतें एकदम जो है वो गुस्से में आ जाती हैं। 22 अगस्त पे भी अदालतें जो है वो वारंट जारी करती हैं और बार बार कहती हैं गिरफ़्तार करो, पेश करो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो 27 मई 2007 को इस शहर में जो कुछ हुआ, जो इस सूबे में ये हुआ 27 दिसंबर, हाँ 27 दिसंबर को, और सूबे में ये हुआ कि जो हाईवे पे एक भी गाड़ी यानी कि मेरे ख्याल से नहीं बची, हर गाड़ी को जला दिया गया और हर ट्रालर को जिसमें यानी करोड़ों रुपए का एक ट्रालर में सामान था वो लूट लिया गया। और मैं उन लोगों को भी जानता हूँ कि जिन लोगों ने वो क्या कहते हैं लूट मार की, उन्होंने बाद में फिर अपने कारोबार कर लिए, बिजनेस कर लिए। नहीं आप सही कह रहे हैं, उस ज़माने में फिर केयर टेकर गवर्नमेंट थी तो उसमें यहाँ सिंध में वज़ीर सनत और इंडस्ट्री जो थे वो आरिफ अली खान अब्बासी थे निगरान वज़ीर, तो उनके साथ हमें जाने का मौका मिला। हमने कराची से लेकर सखर के मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों का दौरा किया और वहाँ जाके हमने देखा, वहाँ के मुकामी लोगों ने बताया कि जी कहाँ कहाँ लूटमार हुई है और ये 5 दुकानें, इनमें से एक दुकान पर्टिकुलर जो है वो नॉन सिंधी रेजिडेंट की है, उसको जलाया गया है। मतलब बहुत ही पर्टिकुलर निशाना लेके टारगेट करके जो है वो लोगों को नुकसान पहुँचाया गया। किसी की फैक्ट्री अगर 4 फैक्ट्रियों के दरमियान है तो वो देखा गया कि कौन सा नॉन सिंधी है उसकी फैक्ट्री को जला दिया गया, उसकी दुकान को लूट लिया गया, उसके गोदाम को लूट लिया गया। इस तरह की हरकतें भी हुई। तो वहाँ से साफ लगता था कि ये सिर्फ ये रिएक्शन नहीं था, इसमें बहुत सारा ये जो क्रिमिनल फैक्टर था जो लूटमार करता है इस तरह के मौक़ों से फ़ायदा उठा के, उन्होंने भरपूर लूटमार की और उन सब के केसेस को आपने C क्लास कर दिया या सब लोगों को आपने ख़त्म कर दिया। तो वो जिन लोगों का नुकसान हुआ उसका अदाला कौन करे? नहीं, अब आप बलूचिस्तान जाए ना, अब बलूचिस्तान चलते हैं। अब बलूचिस्तान में ये है कि आप वहाँ पे अगर हथियार डाल रहे हैं और तो आपको 15,000 रुपये भी वो दे रहे हैं उसके बस, और उसके बाद फिर आपका जो क्रिमिनल माजी है, जो आपके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं और जो आपने मेरे ख्याल से कोई बहुत सारे लोग भी कत्ल किए हैं, तो वो भी माफ़, और क्या कहते हैं मुकदमात भी माफ़ और पैसे भी साथ दे रहे हैं। तो मतलब ये कि ये हमारे मुल्क में ये दोहरा मेयार मैं समझता हूँ कि है कि ठीक है, अगर कोई बागी है, अगर वो कोई बागी बलूचिस्तान में है और कोई बागी पंजाब में है और कोई बागी अगर कराची में, तो उन बागियों के
साथ कानून जो है ना वो एक ही जैसा होना चाहिए। अच्छा, अब ये जो उसमें फारूक सरदार ने discrimination नहीं बातें होनी की चाहिए। हैं, ज़रा इस पर भी आ जाए। उन्होंने कहा कि जी बिजली के बहरान के जिम्मेदारों को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने के इलेक्ट्रिक के हवाले से 2-3 बातें भी की। एक तो ओवरऑल पूरे मुल्क में उन्होंने कहा कि जी बहरान है, इसके जिम्मेदारों को इस्तीफा देना चाहिए और इनका मुहासबा होना चाहिए। दूसरा उन्होंने के इलेक्ट्रिक का कहा कि एक इंजीनियर्स की टीम बनाई जाए, नेपरा की, गवर्नमेंट की और के इलेक्ट्रिक की, जो जाके देखे कि इनके फर्नेस ऑयल के प्लांट्स जो हैं वो प्रॉपरली काम करते रहे हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जैसे इन्होंने को वायरस चेंज किए हैं तो उससे 2-3 चीज़ों में फ़र्क पड़ा है। एक तो ये कि अब उस पर कुंडा काम नहीं करता और उससे जो है वो लाइन लॉसेस में कमी आई है। लेकिन क्या ट्रांसमिशन होती है बिजली पूरी, उसका जो सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें बेहतरी आई है। और ये इनके जो टावर्स गिर रहे हैं, तो ये टावर्स क्यों गिर रहे हैं? इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की इस मामले में। जहाँ पे बोसीदा या पुराने या नाकस टावर्स थे उनको बेहतर करना था, रिप्लेस करना था। तो ये सारे काम जो कई इलेक्ट्रिक के पार्ट में होने थे वो नहीं किए गए, इन्वेस्टमेंट ही नहीं की गई। सिर्फ लोगों से पैसे बटोरे गए और उसके बाद वो अकाउंट्स में भर के पैसे मुल्क से बाहर या जहाँ भी भेजने थे भेज दिए गए। तो इसकी आज़ादाना गैर जानिबदाराना तहकीकात हो, इसमें इंजीनियर्स बैठें, ये बातें की हैं। ये तो फारूक सरदार की बातें बड़ी वैलिड लगती हैं। देखें, उन्होंने तहक़ीक़ात की बात की तो तहक़ीक़ात होनी चाहिए। और तहक़ीक़ात आपको याद होगा कि जो हीट स्ट्रोक का वाक़या 2014 में ग़ालिबन हुआ था, तो जून 2014 17 जून के बाद से लेकर, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो उसमें 2000 लोग मरे थे उसकी एक इंक्वायरी भी हुई थी, फिर उसकी एक शायद इंक्वायरी रिपोर्ट भी आई, लेकिन ये कि उस पर न किसी को सज़ा तो नहीं मिली और किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई। तो अब ये जो वाक़यात हुए हैं, देखें इंक्वायरी अब जो हो गया, यानी जो लोड शेडिंग हो गई और 21 मरतबा जो है जाम शोरो ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप हो गई और 13 जो है ब्रेकडाउन हो गए ये चंद दिनों में, यानी जब से रमज़ान शुरू हुआ है। तो और उसके बाद से ये रमज़ान शुरू होती है तो ऐसे है कि जैसे क़यामत आ गई, आग लग गई कि इलेक्ट्रिक देखा, एक तो आफत अर्ज़ी व समावी ये कि गर्मी इतनी पड़ रही है, फिर ये कि ये KSC ने जो आफत शहरियों पे बपा की, तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि पानी की किल्लत हो गई। अच्छा, फिर मैंने ये देखा है कि जब जहाँ बिजली जाती है वहाँ गैस का प्रेशर भी कम हो जाता है, गैस का प्रेशर भी कम हो जाता है, तो लोग सहरी अफ्तारी में मुश्किलात के शिकार अब मतलब ये कि पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, तो फिर आप तो यानी कि कराची की शहरी या पाकिस्तान की शहरी तो फिर पत्थर के दौर में चलेगा ना। मतलब ये कि इस बात के जो शहरियों को पत्थर के दौर में आप ले गए, इस बात की तहक़ीक़ात होनी चाहिए। फिर ये तहक़ीक़ात होनी चाहिए कि KSC कर क्या रही है। देखें, आपके मुल्क में CPEC आया, CPEC इतना बड़ा मंसूबा आया है, लेकिन आज तक उस मंसूबे को तश-अज़-बाम नहीं किया गया, ये नहीं बताया गया कि ये मंसूबा है क्या। CPEC तो है, हाँ, बहुत सारे उसमें ऐसे सवालात हैं जिनका लोगों को अभी तक जवाब ही नहीं मिला। फिर इस तरीके से CPEC आने के बाद आपने जो है वो नेपरा की खुद मुख्तारी ख़त्म कर दी और दूसरे इदारों 2-3 और इदारों की खुद मुख्तारी ख़त्म कर दी, ठीक है। तो अब ये जो KSC जो यानी कि इस वक्त चला रही है, आपने यानी कि एक 16 अरब रुपए में आपने एक कारपोरेशन प्राइवेटाइज़ कर दी और फिर उसी कारपोरेशन को आपने ओवर द ईयर्स जो है ना कई 100 अरब रुपए आपने उसको सब्सिडाइज़ किया। तो जब आप एक चीज़ को बेच रहे हैं, बेचने का मकसद ये है कि उससे आप जान छुड़ा रहे हैं। स्टील मिल अगर आप किसी को दे देते हैं तो फिर उसका अगर आप स्टील मिल को सब्सिडाइज़ भी करें तो फिर खसारे भी बर्दाश्त करें, उसके नुकसानात भी उठाते रहें। आपने KSC को यानी कि उसको बेच भी दिया और फिर उसको सब्सिडाइज अब तक कर रहे हैं। यानी अब तक जो है यानी कि मैं समझता हूँ उसको 300-400 अरब रुपए 400 के अरब रुपए KSC को गवर्नमेंट जो है ना ज़र तलाफ़ी दे चुकी है। तो मेरे कहने का मकसद है, अच्छा ठीक है, आप ज़र तलाफ़ी भी दें और आप उसको सफ़ेद हाथी को पालें, लेकिन ये तो आप आवाम को चलें ना बताएं। सही कह रहे हैं, अब इस पे तो गवर्नमेंट को तो पता हो कि ये KSC कर क्या रही है, गवर्नमेंट को भी पता हो और आवाम को बताया जाए कि हो क्या रहा है। अच्छा, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन एक वाक़या जो उमरकोट का हुआ है जिसको बड़ी इस वक्त जो है वो तवज्जो मिल चुकी है मीडिया पर, वो है कि उमरकोट के सरकारी अस्पताल में कपड़े गंदे होने पर डॉक्टर का हाकरोब के इलाज से इनकार, हाकरोब दम तोड़ गया और MS सिविल अस्पताल समेत 3 डॉक्टर्स, म्यूनसिपल कमेटी के 3 मुलाजमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और MS गिरफ्तार हो गया। और वहाँ पे अब स्ट्राइक भी हो गई है। MS की गिरफ्तारी के बाद वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों ने स्ट्राइक कर दी है। सूरत वहाँ गंभीर हो गई है। इस बात की तहकीकात वहाँ पे की जा रही है कि ये वाक़या क्या था और ऐसा क्यों हुआ है और ये किस किस्म की इंसानियत है कि एक आदमी के अगर कपड़े गंदे हैं तो आप उसका इलाज नहीं करेंगे। ये डॉक्टर्स हैं हमारे, ये हमारे मसीहा हैं जो इस मिशन के तहत आते हैं कि हम इंसानियत की खिदमत करेंगे और लोगों की जान बचाएंगे, और उनके सामने इस तरह लोग जो हैं वो तड़पते हैं और दम तोड़ जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है सूबे में, इस पर बात करेंगे। शहजाद साहब, कैसी बेहिसी है ये रमज़ान के महीने में हो रहा है? हाँ, मुमकिन है कि ये वाक़या हुआ हो,
लेकिन इस मामले के कुछ और भी पहलू लगते हैं। देखें डॉक्टर का या एक अगर मरीज़ बेड पे लेटा हुआ है, उसके कपड़े मरीज़ों के कपड़े तो ऐसे ही होते हैं और मज़ीद ख़राब भी हो जाते हैं, उसके कपड़े कैसे भी हैं कुछ भी हैं। डॉक्टर जो है कभी यानी कि इस चीज़ पर जाता ही नहीं है और इस चीज़ को माइंड करता ही नहीं है कि मरीज़ साफ़ सुथरा है या नहीं है। और ज़ाहिर है कि जो मरीज़ लबेदम होता है और वो काफ़ी दिनों में बीमार होता है तो वो ज़ाहिर है कि वो गंदा ही हो जाता है और कपड़े वगैरह उसके चेंज नहीं होते। तो इसमें हड़ताल भी हो रही है, हंगामे भी हो रहा है, लेकिन ये कि इसमें डॉक्टर का काम देखें, उसको उसके हाथों पैरों के साथ कोई कुश्ती करना या उसके हाथों पैरों को दबाना नहीं होता, बल्कि डॉक्टर काम तो मरीज़ की हालत देख के एक प्रिस्क्रिप्शन, एक दवा लिखना होता है। तो डॉक्टर का काम तो यहाँ ख़त्म हो जाता है। हाँ, नर्स उसको ड्रिप लगाती है और क्या कहते हैं, इंजेक्शंस देते हैं या दवाइयाँ देते हैं, है ना। हाँ, तो वो तो बात समझ में आती है, लेकिन वैसे अगर यानी कि बहुत दूर से देखकर भी और डॉक्टर को जब बताया जाए कि मरीज़ को ये मर्द है, वो दूर से देख के भी अंदाज़ा लगा लेता है। बहरहाल ये कि उसकी ट्रेनिंग होती है, तरबियत होती है, तालीम होती है, तो वो सिर्फ दवाई लिखता है। वो यही कहता है कि भाई इसको ये ड्रिप दे दें, इसको ये इंजेक्शन दे दें, इसको ये ऑरल जो है सिरप दे दें। तो अब ये हम बहुत दूर बैठे हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, ये तो एक वाक़या हो गया जिसके ऊपर बात हो रही है। ओवरऑल सरकारी अस्पतालों का आपको अंदाज़ा तो है कि किस कदर वो ओवरबर्डनड होते हैं और वहाँ पे ज़ाहिर है कि इस गर्मी के मौसम में जहाँ पे ना पंखे वहाँ पे सही हैं, एसी तो है दरकिनार, पंखे नहीं हैं वहाँ पे और हवा का गुजर उस तरह नहीं होता, तो मरीज़ों की जो हालत है और उनके जो तीमारदारों की वहाँ पे पोजीशन होती है, इसके ऊपर कोई तवज्जो है? बजट तो आप पेश कर रहे हैं, 1-1 हज़ार अरब रुपये के बजट सूबों में आ रहे हैं, तो ये तवज्जो इस तरफ कोई हो रही है, कोई बेहतरी नज़र आ रही नहीं आ रही? देखें, अब तो मतलब कराची भी सांगड़ और थरी बना हुआ है। कराची में जितनी गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कि वो फील लाइक जो आज जो टेम्परेचर बताया गया है वो 47-48 बताया गया है। तो मतलब ये कि एक अजीब गरीब किस्म का कराची में मौसम है, बिल्कुल हवा रुकी हुई है। अच्छा, फ़िज़ा में एक बहुत ही क्या कहते हैं, कोई ऐसी स्मेल है, कोई वो है, तो वो कहते हैं कि चूँकि हवा रुक गई है और कोई किसी अफ्रीकी मुल्क से ये कोई स्मेल आ गई है। हवा आती है कराची में समुद्र से वेस्ट से जी, और साउथ और वेस्ट ओपन यहाँ पे होते हैं लोग, लेकिन इस वक्त हवा का रुख जो है वो शाम को बदल जाता है और जो नॉर्थ ईस्ट रुख है वो हवा ने लिया हुआ है, जिसकी वजह से कराची की हवाएं जो हैं समुद्र के ऊपर जाके शायद आपस में टकरा रही हैं और हव्स की कैफियत पैदा हो गई है। कराची में हवा आ नहीं रही है, इसलिए रात के वक्त थोड़ी सी हवा आती है। तो वो और कराची का मौसम जो है वो मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो ये कि यानी कि आधे घंटे में और 1-1 घंटे में चेंज भी हो रहा है। कभी एकदम बेहतर मौसम हो जाता है, फिर एकदम गर्मी हो जाती है। खैर, हम बात कर रहे थे अस्पतालों की बात कर रहे थे, तो और आप जो कह रहे थे कि ये हॉस्पिटल्स की क्या हालत है कराची में। देखें, कराची में जो बड़े हॉस्पिटल हैं, पहले कार्डियो के अंदर तो इक्का दुक्का मरीज़ आते थे, अब तो कार्डियो की इमरजेंसी में भी हज़ारों मरीज़ आते हैं। फिर अब्बासी शहीद में 8-10 हज़ार मरीज़ आते हैं, सिविल में 20-25 हज़ार OPD होती है सिविल की। इस तरीके से जना की OPD भी इतनी बड़ी होती है। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जैसे कि आगा खान है और ये ज़ियाउद्दीन है और इस टाइप के, लियाकत नेशनल है, इंडस है, अब्बासी शहीद, तो वहाँ भी यानी कि कराची में तो समझ लें, कराची के हॉस्पिटल में तो 2-3 लाख की OPD, बड़े हॉस्पिटल में 2-3 लाख की OPD होती है। तो इस लिहाज से हॉस्पिटल। अच्छा, फिर ये देखें, क़याम पाकिस्तान के बाद आपके मुल्क में 2 ही बड़े हॉस्पिटल सिविल और जिनाई कहलाते हैं। हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल खुले, अब्बासी खुला और दूसरे। आपने जब कराची को 16 टाउन में बांटा तो इससे आपको ये तो अंदाज़ा हो गया कि कराची में कम से कम जिना और सिविल जैसे 16 अस्पताल तो कम से कम होने चाहिए। एक डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल, तो यानी 6 डिस्ट्रिक्ट हैं तो 6 सिविल हॉस्पिटल तो होनी चाहिए। लेकिन ये कि हमारे यहाँ से एक ही सिविल हॉस्पिटल है, एक तो सूरत हाल ये है। और यहाँ फिर ये सिर्फ ये कराची के मरीज़ों को इलाज नहीं फराहम कर रहे, बल्कि पूरे बलूचिस्तान की जो पूरी साहिली बेल्ट और उधर से ठट्ठा, बदीन, थर और नवाबशाह तक के मरीज़ यहीं आ रहे हैं। अच्छा, अब सबसे जो अहम जो सहूलत मिलनी चाहिए लोगों को, वो हेल्थ की और एजुकेशन की होनी चाहिए। यानी कि इन दोनों शोबे, अच्छा ये दोनों शोबे जो है बहुत ही नेगलेक्टेड हैं और ये जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं उसमें सबसे पहले तो हेल्थ है ना, जो ज़िंदगी बचाएगी। ज़िंदगी रहेगी तो उसको आप तालीम भी देंगे, उसको आप सोशल सर्विसेज भी देंगे। कि फेडरल गवर्नमेंट के बजट में हेल्थ में क्या रखा गया? कुछ भी नहीं रखा गया। इस तरीके से मेरे ख्याल से 1-2% पैसे भी नहीं रखे गए हेल्थ के लिए। और तो जो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए वो सबसे लास्ट प्रायोरिटी है। यही हाल जो है एजुकेशन का है। एजुकेशन के लिए बहुत कम पैसे रखे गए फेडरल गवर्नमेंट के बजट में। अच्छा, अब आप देखेंगे कि जो हमारा जो सिंध का बजट आएगा उसमें
एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए तो खैर इतने वो नहीं रखेंगे, कुछ रख भी देंगे, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा पैसे रखे जाएंगे। लेकिन वो एजुकेशन के लिए पैसे नहीं होते, वो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो 2-2.5-3 लाख जो असातिज़ा और दूसरा जो स्टाफ भर्ती किया गया है सियासी बुनियादों पर, वो उनकी तनख्वाहों के लिए होते हैं। तो सबसे ज़्यादा बजट आपका एजुकेशन का होता है, लेकिन वो सब इस्टेब्लिशमेंट का बजट होता है, वो सारा तनख्वाहों का बजट होता है, वो बजट स्कूलों पे या कॉलेजों पे। और अक्सरियत दोनों साथी की है जो जाके क्लासें लेते नहीं हैं, स्कूलों में पढ़ाते नहीं हैं, हाजिरी लगाते हैं, उसमें गायब हो जाते हैं या गौस मुलाजमीन। अच्छा, अब 600 के करीब कहते हैं लाशें पिछले दिनों में आई हैं एदी के पास, तो उसमें ये बहस हो रही थी कि क्या कराची में दोबारा हीट वेव का असर आ गया है या क्या, तो कहा गया कि नहीं, ये 600 लाशें जो हैं ये हीट वेव का असर नहीं है, ये मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ इलाकों से लाई गई हैं। और ज़ाहिर है कि कराची में एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी बना हुआ है कि गौसल देने के लिए पानी नहीं है कई इलाकों में। अच्छा, किस तरह की सूरत हाल? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें, सूरत हाल ये है कि हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे ही मौसम में और ऐसे ही रमज़ान में 2 साल पहले जो है हीट स्ट्रोक आ गया था। अब यानी कि जो जैसी गर्मी पड़ रही है वो तो मैं समझता हूँ कि वो हीट स्ट्रोक आना खुशकिस्मती है। नहीं, लोग मर गए थे। मैं खुशकिस्मती बता रहा हूँ कि हमारी क्या है कि पिछली दफ़ा तो हीट स्ट्रोक आ गया था, लेकिन ये कि इस दफ़ा गर्मी ही वैसी ही पड़ रही है। इस वक्त टेम्परेचर मैं समझता हूँ कि मैंने वो हीट स्ट्रोक में भी मैं बाहर ही निकला हुआ था, घर में नहीं बैठा हुआ था, तो मुझे खुशकिस्मती ये है कि हम उस हीट स्ट्रोक में बच गए। तो ये जो बच गए थे उनकी गर्मी वैसी पड़ रही है, लेकिन हीट स्ट्रोक नहीं है। अगर हीट स्ट्रोक नहीं है तो उसकी एक वजह भी है। वजह ये है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, और जो गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही है वो ह्यूमिडिटी की ही वजह से महसूस हो रही है। तो अब अगर ये खुदा न खास्ता अगर ये ह्यूमिडिटी कम हो जाए ना, कि कल भी मैं ख्याल से 63% थी, उससे एक दिन पहले 70% थी, तो अगर ये अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो फिर हीट स्ट्रोक के वाक़यात हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ईदी की। अच्छा, देखें, कराची अब बहुत बड़ा शहर है। अब जो नई मरदमशुमारी है उसमें कह रहे हैं कि कराची के बाद ही 2 करोड़ 60 लाख डिक्लेयर होने वाली है, या कोई कह रहा है कि 2 करोड़ 30 लाख डिक्लेयर होने वाली है। लेकिन ये तो हकीकत है कि हमारे वज़ीर आला ने जब एक दफ़ा एपेक्स कमेटी का गवर्नर हाउस में इजलास हुआ था, तो उन्होंने जो कराची के बाद ही 22 करोड़ बता दी थी। तो कायम अली शाह साहब, हाँ, कायम अली शाह साहब की, तो वो 222 मिलियन उन्होंने आबादी बताई थी। तो वो थी 2 करोड़ और 22 लाख तो उन्होंने बताई थी। तो वो तो यानी कि 2 करोड़ और 30 लाख तो आपकी वैसे ही बनती है, सरकारी तौर पे तस्लीम कर लेते हैं, तस्लीम शुदा है। बाकी आप वो आधा शुमार के आते हैं। तो इतने बड़े शहर में अब ईदी के यहाँ ये है कि 150-200 बॉडीज़ जो है ना डेली, कराची में तरीक़ेकार ये है क्योंकि गर्मी भी है, तो लोग जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो बॉडी घर में नहीं रखते, वो ईदी। और अब ये जिन्होंने तो फ़ौरन तस्लीम करनी होती है वो तो चले हो जाता है। नहीं, तरीक़ेकार भी ये हो गया, ईदी क्या रखवा देते हैं, तरीक़ेकार ये हो गया कि बॉडी लोग घर नहीं लाते, बॉडी वो ईदी क्या रखवा देते हैं, या आगा खान में रखवा देते हैं, या किसी और सर्द खाने में रखवा देते हैं। और जब तदफीन करनी होती है तो फिर बॉडी को मुंह दिखाने के लिए वो थोड़ी देर के लिए बॉडी घर लाते हैं और फिर वहाँ से वो तदफीन कर देते हैं। अच्छा, अब ईदी का मसला ये है कि ईदी साहब ये जो फैसल ईदी का बयान आया कि जी वो लाशें सड़ गई और एकदम जो है क्या कहते हैं बिल्कुल वो हो गया, रश हो गया और 150 डेली लाशें आ रही। तो ये तो उनकी रूटीन है, 150, 200, 300 लाशें मैयतें डेली वहाँ मैयतें उनके यहाँ आती हैं, और वो फिर गसल देते हैं और उनको कफन वफन पहना के वो वापस कर देते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि जी वो लोड शेडिंग का इशू उन्होंने कहा कि जी लोड शेडिंग हमारे यहाँ होती है तो उससे वो लाशें में स्मेल पैदा हो रही है, क्योंकि वो सरखाना भी काम नहीं कर रहा। अच्छा, अब उसका मसला ये है कि देखें, ये नहीं हो सकता कि हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हमारे चारों तरफ लाइट लोड शेडिंग हो, लाइट नहीं हो और यहाँ लाइट हो, क्योंकि जो बिजली आ रही है कनेक्शन पीएमटी से आ रही है या फीडर से आ रही है, तो वो फीडर बंद होता है, टेक्निकली तो फीडर बंद होता है, पीएमटी भी बंद नहीं होता, तो फीडर से आ रही होती है। तो वो फिर ये कि या तो फिर इसको ईदी को कोई स्पेशल ट्रांसमिशन लाइन बिजली घर से ट्रांसमिशन लाइन बिछा के वहाँ डायरेक्ट फीडर दिया जाए। दूसरा ये भी हल हो सकता है कि आमतौर पर 2 फीडर अवेलेबल होते हैं तो एक नहीं, उसका तो फिर ये है ना कि उनका मतलब एक 24 घंटे का एक बैकअप जनरेटर दिया जाए। अच्छा, कनेक्शन एक और उससे दे दिया जाए बैकअप जनरेटर। और दूसरी चीज़ ये कि सबसे तो ये है कि उनका जनरेटर होना चाहिए। जब इतना बड़ा इदारा वो चला रहे हैं
और 5-5 करोड़ रुपए उनसे डाकू छीन के ले जाते हैं और वो पैसे मालिक रियाज दे देता है। तो मतलब उनको एक जनरेटर कम से कम मुर्दा खाने के लिए ख़रीदना चाहिए। ये ईदी का कसूर है, ये कसूर KSC का या ये कसूर वाटर बोर्ड का। अब पानी की बात कर लेते हैं, शहर में और भी बनने चाहिए सर्द खाने उसमें। मैं पानी की बात, अच्छा अब पानी की बात कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि जी पानी का मसला है। अच्छा, पानी का इशू ये है कि आपके शहर में 172 पंपिंग स्टेशन है और अब लोड शेडिंग जैसी आपको इस वक्त हो रही है। आपको पता है कि वो सारे जितने पंपिंग स्टेशन हैं वो सारे सब इफ़ेक्टेड हैं कि उनकी बिजली गई हुई होती है। अब कल परसों क्या हुआ कि जो कोरंगी पंपिंग स्टेशन था उस पर लोगों ने, अच्छा वहाँ से पानी पंप नहीं हो रहा था, उस पर लोग पहुँचे, उन्होंने कहा जी पानी पंप क्यों नहीं? उन्होंने कहा भाई हम कहाँ से पानी पंप करें, बिजली तो है ही नहीं, तो बिजली आएगी तो हम पानी पंप करेंगे। तो वो गुस्से में आ गए, उन्होंने वो पंपिंग स्टेशन की ऐसी तैसी कर दी। इन पंपिंग स्टेशनों पे जनरेटर नहीं है, ज़्यादातर पे नहीं है। अब उसका रिज़ल्ट क्या होता है, उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि अब वो जो बाद में बिजली आ गई, लेकिन ये है कि अब वो पंपिंग स्टेशन ही उन्होंने जला दिया, तबाह कर दिया। तो अब पता लगा कि इतवार बिजली भी किसी काम की नहीं, उसकी मरम्मत शुरू की उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा इतवार तक ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद वो पानी मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि लोग समझते नहीं है। अब जो गुस्से में और इश्तिहाल में अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। जो शॉर्टेज हो रही है तो वो ये शॉर्टेज की वजह ये है कि जब पंपिंग स्टेशन चलेगा तो पानी चलेगा तो ईदी तक पहुंचेगा। दूसरी बात ये कि ईदी के लिए उन्होंने एक टैंकर सैंक्शन किया हुआ है, यानी ईदी के लिए स्पेशल टैंकर सर्विस ईदी का जो कब्रिस्तान है, वो सॉरी जो सर्द खाने हैं, उसके लिए उन्होंने एक टैंकर मुख्तस किया हुआ है कि ये टैंकर आप जब चाहें आप, लेकिन अब गर्मी बढ़ गई है और अगर तादाद बढ़ गई है, ईदी की जो फोकल पर्सन खातून है जो टैंकर मंगवाती हैं, उन्होंने वो उनसे अगर टैंकर नहीं मंगवाया तो वो कसूर वाटर बोर्ड का तो नहीं है भाई, आपके पास शॉर्टेज है, आप फ़ोन करें वो एकदम आपको टैंकर भेज देंगे। ये तो उनकी कम्युनिकेशन का इशू है। अब चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लेते हैं, आखिरी 2-3 मिनट रह गए। पाकिस्तान इंडिया का एक रिवायती टाकरा होता है, ज़ाहिर एक माहौल होता है। इस दफ़ा रमज़ान की वजह से या पाकिस्तान के अंदरूनी जो भी सियासी इशूज़ हैं उसकी वजह से वो फोकस नज़र नहीं आ रहा मैच पे। हालांकि ग्राउंड में तो सोल्ड आउट हो गया, सारी टिकटें बिकी हुई हैं, पाकिस्तान के और इंडिया के मैच का इंतज़ार किया जा रहा था। क्या लग रहा है आपको, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की जब भी बात होती है पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं? सबसे पहले जावेद मियांदाद का शारजा का छक्का याद आता है लोगों को कि वो आखिरी गेंद पे चेतन शर्मा को छक्का मारा और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया कप जीता। उसके बाद फिर वसीम अकरम की धुआंधार बॉलिंग, शुएब अख्तर की बॉलिंग, तेंदुलकर की विकटें कैसे उड़ाई और श्रीकांत को कैसे ज़ख्मी किया और उसका जबड़ा तोड़ा और उसके टांके लगे, और सईद अनवर की चेन्नई में 193 रन की धुआंधार इनिंग, और इसी तरह सलमान बट की 5 सेंचुरियाँ। तो बहुत सारे वाक़यात हैं जो गिनवाए जा सकते हैं, इमरान खान से लेके और इंज़मामुल हक तक, जिन्होंने इंज़माम ने शायद सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं इंडिया के खिलाफ आज तक, और उनकी तरफ से तेंदुलकर ने 25 रन बनाए, इंज़माम ने 24 रन बनाए। किस तरह देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के इस बड़े मार्के को आप? देखेंगे मार्का तो बड़ा है, लेकिन ये कि पाकिस्तानियों के लिए बड़ा मार्का नहीं है। और पाकिस्तान के साथ जो ज़्यादतियाँ इंडिया ने, अफ़गानिस्तान ने और बांग्लादेश ने की हैं, तो पाकिस्तानियों की इस मैच में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। और मैं समझता हूँ ये बड़ी खुशाइंद है कि पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि आप इंडिया को अहमियत ही नहीं दे रहे। इंडिया के मैच को आपने बिल्कुल न्यूट्रलाइज़ किया हुआ, उसको अहमियत नहीं दे रहे। तो अच्छा, फिर ये है कि जो इंडिया वाले जो आमतौर पे जब मैचेस होते हैं, जो बुलंद दावे करते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है एक माहौल वो बनाते हैं, तो अब वो ये सब जो भी है वो एक तरफा सूरत हाल है। पाकिस्तान मतलब उस मामले से बिल्कुल निकल गया है और पाकिस्तान ने इसको बिल्कुल ही एक आम मैच के तौर पे जो है ना पाकिस्तानी ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का मीडिया है वो भी इसको इतनी अहमियत नहीं, इस मैच को इतनी अहमियत नहीं दे रहा है। लेकिन बहरहाल ये है कि वर्ल्ड कप की जो तारीख़ है, वर्ल्ड कप के बाद चैंपियंस ट्रॉफी सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, बड़ी तल्ख तारीफ़ है वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान आज तक इंडिया से जीत नहीं पाया। चैंपियंस ट्रॉफी में जीता। अच्छा, चैंपियन ट्रॉफी में एक मैच जीता था, शोएब मलिक ने 128 बनाए थे और वो उसमें भी पाकिस्तान के चांसेस ख़त्म हो गए थे, लेकिन शोएब मलिक खड़े हो गए। इस दफ़ा बारिश का भी कह रहे हैं 2-3 दिन बारिश होनी है और कल भी बारिश से मुतासिर हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच में हमने देखा बारिश से मुतासिर हुआ और एक पॉइंट पर चला गया। तो अगर बारिश ने मज़ा क्रिकेट ना किया तो फिर तो 50-50 ओवर का मैच हो गया, तो दोनों टीमों का असल जो पोटेंशियल है, जो स्ट्रेंथ है, पता चल जाएगी क्या है। अभी तक तो जो टीम टॉस जीत रही है वो फील्डिंग कर रही है, चेस करने को ज़्यादा वो तरजीह दे रही है। तो वहाँ की कंडीशंस ऐसी हैं कि चेस करने में आसानी हो रही है, या बारिश की वजह से लोग इस तरफ जा रहे हैं कि नहीं, मैं ख्याल ऑस्ट्रेलिया को तो चेस करने में इतना कंफर्टेबल नहीं था।
और बाद में प्रॉब्लम, बारिश की वजह से मैच ही सारा डिस्टर्ब हो गया। और आज भी श्रीलंका ने जो है वो टॉस जीत के पहले फील्डिंग ले ली और साउथ अफ्रीका को बैटिंग दी है। तो देखें कि क्या पोजीशन बनती है। सरफराज अहमद ने तो पाकिस्तानियों को बड़ी उम्मीद दिलाई हुई है कि ये इंशाल्लाह ईद से पहले पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी का तोहफा दिलाएंगे। सारी कौम की दुआएं सरफराज अहमद 11 के साथ हैं, पाकिस्तान 11 के साथ हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान के खिलाड़ी अपना 100% वहाँ पर दें, डिलीवर करें, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में बेहतरीन चीज़ें हों, कप्तानी भी अपना रंग दिखाए। तो इंशाल्लाह पाकिस्तानियों को, खिलाड़ियों से जो उम्मीदें हैं वो ज़रूर पूरी होंगी और पाकिस्तानी अवाम को रोज़ों में वैसी दुआएं मिलती हैं खिलाड़ियों को, तो वो अपना परफॉर्मेंस बेहतर कर सकें और अच्छे नताइज लेकर आएँ। इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान जीते और पाकिस्तानियों को खुशखबरी मिले, आज के प्रोग्राम का यहाँ अख्ताम करते हैं। आइंदा प्रोग्राम तक अपने मेज़बान सालिक मजीद को प्रोग्राम A to Z की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।